नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन पे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि घटना चक्र जीएस पॉइंटर 2022-23 हम लोग यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। अगर आप किसी भी ऐसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें जीएस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसके लिए घटना चक्र जीएस पॉइंटर जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक कलेक्शंस है, जिसमें से सारे क्वेश्चंस आपके वही होते हैं जो आपके प्रीवियस एग्जाम्स में यूपीएससी या यूपीपीएससी या अदर जो स्टेट बोर्ड्स के एग्जाम्स हैं उनसे पूछे जाने वाले क्वेश्चंस इसमें शामिल किए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आज का हमारा वीडियो। इसके पहले कि अगर आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो मैंने यहाँ पर घटना चक्र जीएस पॉइंटर 2022-23 की एक प्लेलिस्ट अपने चैनल पर बना दी है। उसमें सारे वीडियो आप देख सकते हैं जो भी मैंने घटना चक्र से रिलेटेड बनाए हैं, और हम पूरी घटना चक्र बुक को यहाँ पर फिनिश करेंगे इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला हमारा यहाँ पर जैसे देख सकते हैं आपका क्वेश्चन दिख रहा है, वह हिंद यमन शासक जिसने शीशे के सिक्के जारी किए थे। तो वह कौन सा यमन शासक था जिसने शीशे के सिक्के जारी किए थे? तो वो था स्टेटो सेकंड। नेक्स्ट है बिंबिसार, गौतम बुद्ध, मिलिंद तथा प्रसेनजीत में वह कौन, प्रसेनजीत में से वह कौन, वह एक जो अन्य तीनों के समसामयिक नहीं था। तो इसमें बताया गया कि बिंबिसार, गौतम बुद्ध, मिलिंद तथा प्रसेनजीत में से वह एक जो अन्य तीनों के समसामयिक नहीं था। तो आंसर हो जाएगा इसमें मिलिंद। नेक्स्ट आ जाता है अगला क्वेश्चन, देखते हैं हमारा, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना मिलता है। तो काव्य शैली का जो प्राचीनतम नमूना मिलता है वो मिलता है काठियावाड़ के रुद्रदामन अभिलेख में काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना मिलता है। आगे है रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं। तो ये जूनागढ़ अभिलेख में रुद्रदामन की प्रथम की जो रुद्रदामन प्रथम है उसकी विभिन्न जो उपलब्धियां वर्णित हैं वो जूनागढ़ के अभिलेख में वर्णित हैं। नेक्स्ट है बिना बेगार के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया। तो बिना बेगार के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था रुद्रदामन प्रथम ने। आगे आता है वह शासक जिसके सिक्कों पर संकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित हैं। तो वह कौन है जिसके सिक्कों पर संकर्षण और वासुदेव दोनों अंकित हैं? तो वह है अगाधोक्लीज। नेक्स्ट आ जाता है कादर्मक क्षत्रपों ने जिस धातु में अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किए वह धातु थी। तो वह कौन सी धातु थी? तो वह धातु थी ताम्र। नेक्स्ट आ जाता है, आगे बढ़ते हैं, सुमिलित करना है यहाँ पर। तो देख लेते हैं यहाँ पर सुमेलित है, सही सुमेलित है। तो इसमें सुमेलित हो जाएगा कि जो डिमेस्ट्रियस है ये हिंदू यूनानी शासक था, रुद्रदामन शक शासक था, और गोंडोफर्निडीज ये पहलो था, और विम था ये कुषाण शासक था। नेक्स्ट आ जाते हैं उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था। तो उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी भारत की अगर बात करें तो उसमें सर्वाधिक सिक्के तांबे के सिक्के जारी करने वाले थे कुषाण। नेक्स्ट आ जाता है प्राचीन भारत में नियमित रूप से सोने के सिक्के किसने चलाए थे? तो प्राचीन भारत में नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाने वाले थे कुषाण। नेक्स्ट आ जाता है विम कड़फिशस, कनिष्क, नहपाण एवं बुद्ध गुप्त में से किसके सिक्कों पर बुद्ध का अंकन हुआ है? वह है, तो वो थे कनिष्क। कनिष्क के सिक्कों पर बुद्ध का अंकन हुआ है। नेक्स्ट आ जाता है वह शासक जिसको सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है। तो सोने के सिक्के जारी करने का जो सर्वप्रथम श्रेय दिया जाता है वो दिया जाता है विम कड़फिशस को। नेक्स्ट आ जाता है विम कड़फिशस, कुजुल, कड़फिशस, कनिष्क तथा हर्मीज में से वह जिसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था। तो वह था विम कड़फिशस। नेक्स्ट है योधेय सिक्कों पर अंकन मिलता है। तो कार्तिकेय का अंकन मिलता है योधेय सिक्कों पर। नेक्स्ट है कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि है। तो कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की जो तिथि है वह है 81 ईस्वी सन। नेक्स्ट आ जाता है कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक हुआ था। तो ये हुआ था 78 ईस्वी में कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक। नेक्स्ट है शक संवत प्रारंभ किया गया। तो जब इनका राज्याभिषेक हुआ था कुषाण शासक का कनिष्क का, तभी से 78 ईस्वी में शक जो है संवत प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट है विक्रम एवं शक संवतों में अंतर वर्षों का है। तो विक्रम संवत और शक संवत में जो अंतर है वर्षों का वो है 135 वर्ष का अंतर। नेक्स्ट है विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था। तो विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था 57 ईस्वी पूर्व में हुआ था, और शक संवत मैंने बताया प्रारंभ हुआ था 78 ईस्वी में, यानी 78 ईस्वी में शक संवत प्रारंभ हुआ था, और विक्रम संवत 57 ईस्वी पूर्व में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है 1931, 1952, 266, 287 में से वह वर्ष जो दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष है। तो ये 1931 हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा अश्वघोष, वसुमित्र, कालिदास तथा कंबन में से वह जो कनिष्क का समकालीन था। तो इसमें जो कनिष्क के समकालीन थे वो थे अश्वघोष और वसुमित्र। नेक्स्ट है अश्वघोष, वसुमित्र, चरक, नागार्जुन तथा पतंजलि में से वह जो कनिष्क के दरबार से संबंध नहीं था। तो पतंजलि तो थे, ये कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं थे। बाकी अश्वघोष, वसुमित्र, चरक, नागार्जुन ये सभी के सभी कनिष्क के दरबार से संबंधित थे।
नेक्स्ट आ जाता है कनिष्क के रवतक अभिलेख में किन नगरों का उल्लेख मिलता है? तो कनिष्क के रवतक अभिलेख में साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र और चंपा इन नगरों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी। तो तक्षशिला विद्यालय में किसने शिक्षा प्राप्त की थी? तो प्राप्त की थी जीवक और चरक ने। नेक्स्ट आ जाता है पुष्यमित्र शुंग 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो ये जानकारी प्राप्त होती है अयोध्या अभिलेख से। नेक्स्ट आ जाता है शुंग वंश के बाद भारत पर राज किया। तो शुंग वंश के बाद भारत पर कण्व वंश ने राज्य किया था। नेक्स्ट है अश्वघोष, पार्श्व व सुमित्र तथा विशाख दत्त में से वह जो कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था। तो विशाख दत्त जो है ये कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था। बाकी अश्वघोष, पार्श्व व सुमित्र ये सभी कनिष्क के दरबार में गए थे। नेक्स्ट है पुष्यमित्र शुंग, खारवेल, गौतमी पुत्र सातकर्णी, वासुदेव एवं समुद्रगुप्त में से वह शासक जो वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है। तो ये थे गौतमी पुत्र सातकर्णी, इन्हें वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है। नेक्स्ट है मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था। तो मौर्यों के बाद अगर हम सबसे प्रभावशाली राज्य की बात करें तो वो था सातवाहन। नेक्स्ट है सिमुक संस्थापक था। तो सिमुक सातवाहन वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट है चीनी जनरल जिसने कनिष्क को हराया था। तो किसने कनिष्क को हराया था? तो ये हराया था पांचाऊ ने कनिष्क को हराया था। नेक्स्ट आ जाता है वह वंश जिसके साम्राज्य की सीमाएं भारतीय उपमहाद्वीप तक फैली थी, भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर तक फैली थी। तो वो थे मौर्य और कुषाण, मौर्य और कुषाण वंश। नेक्स्ट आ जाता है बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई। तो बाल विवाह की जो प्रथा है ये किसके समय में प्रारंभ हुई थी? ये प्रारंभ हुई थी कुषाण काल में। नेक्स्ट है कला की गांधार शैली फली फूली थी। तो कला की जो गांधार शैली फली फूली थी ये कुषाणों के समय में। नेक्स्ट रहता है राजवंश और सिक्कों की धातुएं। तो कुषाण स्वर्ण और ताम्र धातुएं प्रसिद्ध थी, गुप्त में स्वर्ण और रजत। नेक्स्ट सातवाहन के समय चांदी, तांबा, सीसा और पोटीन, और कालुचर के स्वर्ण, रजत एवं ताम्र। नेक्स्ट आ जाता है सही सुमेलन है गांधार कला और कुषाण। तो यहाँ पर आ जाता है जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन प्रथम, मिलिंद पन्नो, मिनांडर और तक्षशिला लेख पतिक। नेक्स्ट आ जाता है अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था। तो अफगानिस्तान का जो बामियान प्रसिद्ध था वह बुद्ध प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट जो कला शैली भारतीय और यूनानी यानी कि ग्रीक आकृति का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं। तो उसे कहते हैं गांधार कला शैली। नेक्स्ट आ जाता है वह मूर्ति कला जिसमें सदैव हरित स्तरित चट्टान शिष्ट का प्रयोग माध्यम के रूप में होता था। तो वो था गांधार मूर्ति कला। नेक्स्ट आ जाता है प्राचीन काल में भारत पर आक्रमणों के संबंध में सही कालानुक्रम है। तो प्राचीन काल में अगर हम भारत पर आक्रमणों के संबंध में सही कालानुक्रम की बात करें तो सबसे पहले यूनानी, देन शक, फिर कुषाण और फिर होड़। नेक्स्ट आ जाता है पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया। तो वो था डेरियस प्रथम, जिसने भारत के कुछ भागों को अधीन किया था, जो कि पहला ईरानी शासक था। नेक्स्ट आ जाता है चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट तथा सातवाहन राजवंशों में से सबसे पुराना राजवंश कौन सा था? तो ये था सातवाहन राजवंश। नेक्स्ट आ जाता है आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची मिलती है। तो ये मत्स्य पुराण में मिलती है। नेक्स्ट है सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी। तो सातवाहनों की जो राजधानी थी ये अमरावती एवं प्रतिष्ठान में थी। नेक्स्ट है एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है। तो एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ गौतमीपुत्र सातकर्णी के लिए। नेक्स्ट आता है राजा खारवेल का नाम जुड़ा हुआ है। तो ये हाथी गुम्फा अभिलेख से इनका नाम जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट आ जाता है राजवंश और राजधानी। तो शुंग वंश की राजधानी थी पाटलिपुत्र, सातवाहन की पैठन, कदम्ब की बनवासी और फिर चंदेल का महोबा। नेक्स्ट आ जाता है सही कालानुक्रम में सही बताना है। तो पहले आएगा सातवाहन, फिर वाकाटक और देन चालुक्य। नेक्स्ट आ जाता है सत्य कथन है। तो सातवाहन काल में संस्कृत के साथ प्राकृत व अन्य लोक भाषाओं का विकास हुआ। सातवाहन राजाओं ने साहित्य रचना के लिए संस्कृत व अन्य लोक भाषाओं को अपनाया। तो ये कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आता है सत्य कथन है। इसमें है सातवाहन नरेश प्राकृत भाषा के पोषक थे। तो सातवाहन जो नरेश थे ये प्राकृत भाषा के पोषक थे। सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला था। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है सही सुमेलित करना यहाँ पर भी। तो नासिक गौतमीपुत्र शासक थे कौन? गौतमीपुत्र। भित्री स्कंदगुप्त और एहोल पुलकेशिन द्वितीय। नेक्स्ट आ जाता है वह वंश जिसके शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है। तो इक्ष्वाक वंश जिसके शासन को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है। नेक्स्ट आ जाता है सत्य कथन है कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। तो जो कुषाण थे ये फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे, ये सही कथन है। नेक्स्ट है अशोक, हर्ष, पुलकेशिन द्वितीय एवं खारवेल में से वह जो जैन धर्म का संरक्षक था। तो खारवेल जो था इसमें से वो जैन धर्म का संरक्षक था। नेक्स्ट आ जाता है कलिंग नरेश खारवेल संबंधित थे। तो ये चेदी वंश से संबंधित थे या महामेघवाहन से। नेक्स्ट पूर्वी रोमन शासक
जस्टिनियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान था? तो ये विधि में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान था। आगे आते हैं, शुंगों के पूर्वज मूलतः संबंधित थे, तो ये उज्जैन से संबंधित थे शुंगों के पूर्वज। नेक्स्ट आता है, सुवर्ण भूमि का वह राजा जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल में 5 गांव दान देने के लिए प्रार्थना की थी, तो वह था बालपुत्र देव। नेक्स्ट आ जाता है, पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी के लेखक कौन है? तो ये अनाम नाविक थे, यानी कि एक अननोन राइटर हैं इसके, पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी। नेक्स्ट आ जाते हैं गुप्त वंश के बारे में। तो गुप्त वंश ने शासन किया, कब से कब तक शासन किया? तो 275 ईस्वी से लेकर 550 ईस्वी की अवधि तक गुप्त वंश ने शासन किया। नेक्स्ट है, 4 अश्वमेघों का संपादन किया था, तो 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया था प्रवरसेन प्रथम ने। नेक्स्ट है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो सभी को पता है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट है, गुप्त राजा देवगुप्त का एक अन्य नाम क्या था? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय देवगुप्त का एक अन्य नाम था। नेक्स्ट है, प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी, तो वो थे समुद्रगुप्त। नेक्स्ट आ जाता है, प्रयाग प्रशस्ति प्रयागराज स्थित अशोक स्तंभ अभिलेख जानकारी देता है, किसकी जानकारी देता है? समुद्रगुप्त के सैन्य अभियानों के बारे में जानकारी देता है। नेक्स्ट है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर लेख मिलता है, जहांगीर का लेख मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया कई बार। समुद्र के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर लेख किसका मिलता है? तो जहांगीर का लेख मिलता है। नेक्स्ट आ जाता है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का नाम था, तो वो था महेंद्र। नेक्स्ट है, पृथ्व्या प्रथम वीर उपाधि थी, तो समुद्रगुप्त की। तो पृथ्व्या प्रथम वीर उपाधि किसकी थी? समुद्रगुप्त की। फिर हर्षेण दरबारी कवि था, तो किसका दरबारी कवि था? ये समुद्रगुप्त का हर्षेण दरबारी कवि था। नेक्स्ट है, प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता कौन है? तो वो है हरिशेण। आगे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सही सुमेलन करना है यहाँ पर। दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त के समकालीन नरेश और उनके राज्य। तो धनंजय उनका राज था कुस्तलपुर, नीलराज इनका राज था अवमुक्त, उग्रसेन पालक्का और विष्णुगोपा, तो इनका नाम था, इनका राज्य था कांची। नेक्स्ट आ जाते हैं, हुड़ों ने भारत पर आक्रमण किया था, तो हुड़ों ने भारत पर आक्रमण किया था स्कंदगुप्त के शासनकाल में। नेक्स्ट है, मौर्य, शुंग, कुषाण तथा गुप्त में से वह राजवंश जो हुड़ों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ, तो कौन था इसमें जो हुड़ों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? तो वो था गुप्त राजवंश। नेक्स्ट आ जाता है, दिल्ली की कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में उन्नत प्रसिद्ध लौह स्तंभ स्मृति में है, तो वह चंद्र में। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, वह अभिलेख जिससे ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हुणों को पराजित किया था, तो भित्री स्तंभ अभिलेख जो है इससे ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हुणों को पराजित किया था। नेक्स्ट आ जाते हैं, गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे जो हैं, तो हुणों का आक्रमण, प्रशासन का सामंतीय ढांचा, उत्तरवर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार करना और अयोग्य उत्तराधिकारी, ये इसके शासन के पतन के कारण थे। नेक्स्ट है, शक विजेता के रूप में जाना जाता है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय को शक विजेता के रूप में जाना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने पराजित किया था, तो शक राजा रुद्र सिंह तृतीय को चंद्रगुप्त द्वितीय ने पराजित किया था। नेक्स्ट आता है, रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक थे, तो ये थे चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट प्रसिद्ध चीनी यात्री फायान ने भारत की यात्रा की थी, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन में फायान ने भारत की चीनी यात्रा की थी, चीनी जो है यात्री फायान ने भारत की यात्रा की थी। नेक्स्ट आते हैं, सही सुमेलित करना है, कुमारगुप्त प्रथम मंदसौर अभिलेख, पतिक तक्षशिला अभिलेख, चंद्रगुप्त द्वितीय उदयगिरि गुहा अभिलेख और समुद्रगुप्त एरण अभिलेख। नेक्स्ट आ जाते हैं, सही सुमेलन है शासक और रानियाँ, तो चंद्रगुप्त कुमार देवी, समुद्रगुप्त दत्ता देवी, चंद्रगुप्त द्वितीय कुबेर नागा, कुमारगुप्त प्रथम अनंत देवी। नेक्स्ट आ जाता है, ईसा की 3वीं शताब्दी से जबकि हुण आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया, भारतीय व्यापारी अधिकाधिक निर्भर हो गए, तो दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर निर्भर हो गए थे। नेक्स्ट आ जाता है, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार जिस एक पत्तन से संचालित होता था वह है, तो वह था ताम्रलिप्ति। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत ने दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ अपने प्रारंभिक सांस्कृतिक संपर्क तथा व्यापारिक संबंध बंगाल की खाड़ी के पार बना रखे थे, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में चलने वाली मानसूनी हवाओं ने समुद्री यात्राओं को सुगम बना दिया था। नेक्स्ट आ जाता है, प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में सत्य है, तो श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी। श्रेणी अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। ठीक है, नेक्स्ट आता है, गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र संबंधित थे, तो गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन और तमिल राष्ट्र में स्थित जो केंद्र थे वो संबंधित थे वस्त्र उत्पादन से। नेक्स्ट आ जाता है, विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्लभ संधियों के बारे में। नेक्स्ट आ जाता है, धन्वंतरि, भास्कराचार्य, चरक तथा सुश्रुत में प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंधित नहीं हैं,
तो वो हैं भास्कराचार्य जो हैं, ये आयुर्वेद शास्त्र से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है लीलावती के लेखक थे, तो भास्कराचार्य जो हैं वो लीलावती के लेखक थे। नेक्स्ट है प्राचीन कालीन भारत में महत्वपूर्ण वैज्ञानिक प्रकृति के क्षेत्र थे, तो प्राचीन कालीन भारत में महत्वपूर्ण वैज्ञानिक प्रकृति के क्षेत्र थे, तो वो थे प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था। 5वीं शती ईस्वी में कोण के ज्या का सिद्धांत ज्ञात था। 7वीं शती ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। नेक्स्ट आ जाता है भारतीय यात्रा में फाहियान ने एक अस्पताल का उल्लेख किया है, क्या स्थित था, तो ये था पाटिलपुत्र में स्थित था। नेक्स्ट आ जाते हैं चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से फलित ज्योतिष से संबंधित था, तो ये थे संबंधित थे छपड़क। नेक्स्ट है कालिदास जिनके शासन में कालिदास जिनके शासनकाल में थे वो शासक कौन थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कालिदास थे। नेक्स्ट आता है कालिदास जिसके शासनकाल में थे वह शासक थे चंद्रगुप्त द्वितीय। वह गणितज्ञ जिसने पहली बार व्याख्या किया कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है, तो ये थे आर्यभट्ट। नेक्स्ट आ जाता है गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा थी, तो वो थी दीनार। दीनार जो थी ये गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा थी। नेक्स्ट आ जाते हैं गुप्तकालीन रजत मुद्राओं के नाम क्या थे, तो ये थे रूपक। नेक्स्ट आता है वह गुप्त शासक जिसने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे, तो वह था चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे, तो वो प्राकृत बोलते थे। नेक्स्ट आ जाते हैं सती प्रथा का प्रथम अभिलेखी साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो एरण से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है गुप्त संवत की जो स्थापना की थी वो थी चंद्रगुप्त प्रथम ने। नेक्स्ट आता है सम्राट और विरुद्ध, तो अशोक हो जाता है प्रियदर्शी प्रियदर्शन, समुद्रगुप्त पर क्रमांक, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य और स्कंदगुप्त क्रमादित्य। नेक्स्ट आ जाता है नगरों का क्रमिक पतन एक महत्वपूर्ण विशेषता थी, तो वो थी चंद्रगुप्त काल गुप्त काल की। नेक्स्ट है मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था, तो गुप्त वंश ने दिया था। नेक्स्ट है प्राचीन भारत में वह वंश जिसका शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है, तो गुप्त काल का जो शासनकाल है उसे स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर थी, तो गुप्त युग में जो भूमि राजस्व की दर थी वह थी उपज का 6ठा भाग। नेक्स्ट आ जाता है हिंदू विधि द्वारा मान्य कर था, तो हिंदू विधि द्वारा जो मान्य कर था वह था उपज का 6ठा भाग। नेक्स्ट आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में 1/3, 1/4, 1/6 और 1/8 में से धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर थी, तो वह थी 1/6। नेक्स्ट है भूमि का वह प्रकार जिसे अपहृत कहा जाता था, तो बिना जोती हुई जंगली भूमि को अपहृत कहा जाता था। नेक्स्ट आ जाते हैं भारत के इतिहास के संदर्भ में कुल्यावाप तथा द्रोणवाप शब्द निर्दिष्ट करते हैं, तो ये भूमाप को निर्दिष्ट करते हैं। नेक्स्ट है गुप्त साम्राज्य द्वारा कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी, तो ये मंदिरों एवं ब्राह्मणों को कर रहित भूमि जो है प्रदान की जाती थी। नेक्स्ट है प्राचीन भारत में सिंचाई कर को कहते थे, तो ये क्या कहते थे, इसको कहते थे विदक भागम, ठीक है, विदक भागम। नेक्स्ट आ जाता है 3वीं शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था, तो वारंगल किसके लिए प्रसिद्ध था, तो लोहे के यंत्रों उपकरणों के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट है प्राचीन भारतीय गुप्त राजवंश के समय नगर घटाशाला कदूरा तथा चौल विख्यात थे, तो किसके लिए विख्यात थे, तो विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह के रूप में विख्यात थे। नेक्स्ट है तोड़मार था, तो तोड़मार क्या था, हूण जातीय दल था एक। नेक्स्ट है हूण शासक मिहिर कुल को पराजित किसने किया था, तो मिहिर कुल को पराजित किया था बालादित्य एवं यशोवर्धन ने। नेक्स्ट आ जाता है चीनी तीर्थयात्री जिसने 6ठी शताब्दी 518 ईस्वी से 521 ईस्वी में भारत के दर्शन किए थे, तो वो थे सुंग युन। नेक्स्ट आता है गुप्त वंश के शासकों के बारे में सत्य कथन है, तो सत्य कथन क्या है, गुप्त सम्राट स्वयं के लिए दैवीय अधिकारों का दावा करते थे, उनका प्रशासन विकेंद्रीकृत था, उन्होंने भूमिदान की परंपरा को विस्तारित किया था। नेक्स्ट आ जाता है गुप्त काल के दौरान भारत में बलात्श्रम विष्टि के संदर्भ में सही कथन है, तो इसे राज्य के लिए आय का एक स्रोत, जनता द्वारा दिया जाने वाला एक प्रकार का कर माना जाता था। नेक्स्ट आ जाते हैं शतरंज का खेल उद्भूत हुआ था, तो ये हुआ था भारत में। शतरंज का जो खेल है ये उद्भूत कहाँ हुआ था, ओरिजिनेट कहाँ हुआ था, तो ये भारत में ओरिजिनेट हुआ था। नेक्स्ट आ जाता है शूद्रक द्वारा लिखी हुई प्राचीन भारतीय पुस्तक मृच्छकटिकम का विषय क्या था, तो एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम कथा। नेक्स्ट आ जाता है प्राचीन सांख्य दर्शन के महत्वपूर्ण योगदान है, तो ये है कपिल का। नेक्स्ट आ जाते हैं भारत में दार्शनिक विचार के इतिहास के संदर्भ में सांख्य की मान्यता है कि आत्मज्ञान की मोक्ष की ओर ले जाता है, न कि कोई बाह्य प्रभाव अथवा कारक। नेक्स्ट आ जाता है सत्य कथन है कपिल के अनुसार किसी व्यक्ति का जीवन प्रकृति की शक्तियों द्वारा गढ़ा जाता है, किसी दैवी सत्ता द्वारा नहीं। नेक्स्ट आ जाता है योग दर्शन के प्रतिपादक थे, तो वो थे पतंजलि। नेक्स्ट आता है अष्टांग योग के अंग हैं, तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि।
नेक्स्ट आ जाते हैं, महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे, तो ये पुष्यमित्र शुंग के समसामयिक थे। यानी जो पतंजलि हैं ये पुष्यमित्र शुंग के समसामयिक थे। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं, नव्य न्याय संप्रदाय स्कूल के संस्थापक थे, तो वो थे उदयन या उदयनाचार्य गंगेश। नेक्स्ट आता है, जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण ही लेना पड़े, क्योंकि शरीर के भस्मीभूत हो जाने पर पुनरागमन नहीं हो सकता। पुनर्जन्म का निषेध करने वाले यह उक्ति है, तो वो है चावारकों की। नेक्स्ट आ जाता है, केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को स्वीकार करता है, तो चावार्क। नेक्स्ट है, चावार्क के अनुसार सर्वोच्च मूल्य है काम। नेक्स्ट है, चावार्क दार्शनिक प्रणाली कहलाती है लोकायतन प्रणाली। नेक्स्ट है, वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक थे कणाद, न्याय दर्शन के प्रवर्तक थे गौतम और मीमांस के प्रणेता थे जैमिनी। नेक्स्ट आ जाते हैं, सुमेलित है, न्याय दर्शन तार्किक चिंतन, मीमांस वैदिक अनुष्ठान द्वारा, सांख्य दर्शन वास्तविक ज्ञान का अभिग्रहण और वेदांत दर्शन आत्मज्ञान। नेक्स्ट आ जाते हैं, कर्म का सिद्धांत संबंधित है, तो मीमांसा से संबंधित है। सांख्य वैशेषिक मीमांसा न्याय तथा योग में से वह दर्शन जिसका मत है कि वेद शाश्वत सत्य है, तो ये मीमांसा का सत्य है। नेक्स्ट है, अपूर्व का सिद्धांत संबंधित है, तो ये संबंधित है मीमांसा से। नेक्स्ट है, वह भारतीय दर्शन जिसके परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो ये था वैशेषिक। नेक्स्ट आ जा सकते हैं, मीमांसा और वेदांत, न्याय और वैशेषिक, लोकायतन और कापालिक तथा सांख्य और योग युग्मों में से वह युग्म जो भारतीय खड़ दर्शन का भाग नहीं है, तो वो है लोकायत और कापालिक। नेक्स्ट हो जाता है, लोकायत दर्शन कहा जाता है, तो ये कहा जाता है चावार्क को। अद्वैत दर्शन के संस्थापक हैं, तो ये शंकराचार्य हैं। प्रच्छन्न बौद्ध कहा जाता है शंकराचार्य को। आगे जाते हैं, ज्ञान कर्म भक्ति तथा योग में से अद्वैत वेदांत के अनुसार मुक्ति प्राप्त की जा सकती है, तो ज्ञान के द्वारा की जा सकती है। विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत के संस्थापक थे, ये रामानुजाचार्य थे। नेक्स्ट है, शंकराचार्य, अभिनवगुप्त, रामानुज तथा माधव में से वेदांत दर्शन के साथ संबंध नहीं है, तो वो अभिनवगुप्त का संबंध नहीं है। आगे आते हैं, संवत्सर और गणनाकाल, तो विक्रम संवत्सर 57 या 58 ईस्वी पूर्व, शक संवत्सर 78 ईस्वी, गुप्त संवत्सर 319 ईस्वी और कलि संवत्सर 3102 ईस्वी पूर्व। नेक्स्ट आ जाते हैं, पुलकेशिन प्रथम का बादामी अभिलेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा तो 601 अथवा 600 होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, एक चालुक्य अभिलेख की तिथि अंकन में शक संवत पर का वर्ष 556 दिया हुआ है, इसका तुल्य वर्ष है, तो ये हो जाएगा 634 ईस्वी। नेक्स्ट आ जाते हैं, पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान था, तो प्रतिष्ठानपुर था। नेक्स्ट आते हैं, मौखरी शासकों की राजधानी थी, तो ये कन्नौज थी। नेक्स्ट है, गुप्त वंश के पतन से लेकर आरंभिक 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के उत्थान तक उत्तर भारत में शासन था। मगध के गुप्त, थानेश्वर के पुष्यभूति, कन्नौज के मौखरी और बल्लभी के मैत्रक। नेक्स्ट आ जाते हैं, हरिशेन, कल्हड़ एवं कालिदास में से वह जिसकी पुस्तकों में हर्ष के समय की सूचनाएं निहित हैं, तो वो हो जाता है कल्हड़। नेक्स्ट है, हर्षचरित नामक पुस्तक लिखी है, तो बाणभट्ट ने लिखी है। नेक्स्ट है, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से स्थानांतरित की थी, तो कहाँ की थी, तो थानेश्वर से कन्नौज में स्थानांतरित की थी। नेक्स्ट आते हैं, सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था, तो कौन से धार्मिक सम्मेलनों का हर्ष ने आयोजन किया था हर्षवर्धन ने, तो कन्नौज तथा प्रयाग में। नेक्स्ट है, भारत में स्थित वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था, तो प्रयाग में हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था। आगे बढ़ते हैं, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती अग्रगमन को रोका, तो पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था। नेक्स्ट आ जाते हैं, चालुक्य शासक पुलकेशिन की हर्ष पर विजय का वर्ष था, तो 618 ईस्वी के लगभग। नेक्स्ट आते हैं, कवि वाग निवासी था, तो ये पृथ्वीकूटा सोन नदी के किनारे बिहार राज्य का निवासी था। नेक्स्ट आते हैं, वेनसांग भारत कब आया था, तो सम्राट हर्ष के शासनकाल में आया था। आगे बढ़ते हैं, भारत की यात्रा करने वाला वह चीनी यात्री जिसने तत्कालीन भारत की सामान्य दशाओं और संस्कृति का वर्णन इस प्रकार किया है, जहाँ तक अपराधों के दंड का प्रश्न है, अग्नि, जल व विष द्वारा सत्य परीक्षा किया जाना ही किसी भी व्यक्ति की निर्दोषिता अथवा दोष के निर्णय के साधन थे। व्यापारियों को नौघाटों और नौकाओं पर शुल्क देना पड़ता था का नाम था, तो वो नाम था युआन चांग यानी कि फेनसांग। नेक्स्ट आता है, हर्ष के दरबार में फेनसांग आया था स्वतंत्र रूप से। फेनसांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था, तो वो था मथुरा। नेक्स्ट आ जाता है, कौशेय
शब्द का प्रयोग किया गया है? तो रेशम के लिए प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट है, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अध्ययन किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। नेक्स्ट आता है, आज भी भारत में ह्वेनसांग को याद करने का मुख्य कारण है सी युकी की रचना। नेक्स्ट है, चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की थी तो वह था ह्वेनसांग। आगे है, उत्तर हर्षकालीन स्रोतों में प्रायः उल्लिखित हुंडी के स्वरूप की परिभाषा बताता है विनिमय पत्र। नेक्स्ट है, चीनी लेखक भारत का उल्लेख करते हैं तो यिंतु नाम से। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था मुस्लिम आक्रमण। आगे आते हैं, भारत में सबसे प्राचीन विहार है तो वह है नालंदा विहार। नेक्स्ट आ जाता है, नालंदा स्थित है, कहाँ पर स्थित है? तो बिहार में स्थित है नालंदा। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? ये बिहार में स्थित है। आगे है, गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था तो वो था कन्नौज। नेक्स्ट आता है, गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो सामंतवाद का विकास गुप्तोत्तर काल की कृषक संरचना, ठीक है, की प्रमुख विशेषता थी। इस काल में भूस्वामी मध्यस्थ वर्ग एवं आश्रित कृषक वर्ग अस्तित्व में आया। नेक्स्ट आ जाते हैं, सही सुमेलित है विदेशी यात्री और भारत भ्रमण वर्ष। तो फायान 402 से 412 ईस्वी, वेनसांग 629 से 645 ईस्वी, इत्सिंग 671 से 95 ईस्वी और अल मसूदी 915 से 16 ईस्वी। नेक्स्ट आता है, सत्य कथन है मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख वेनसांग, आबू जईद, अल मसूदी, अल बरूनी ने किया है। सांबपुर यात्रोत्सव सूर्य पूजा से संबंधित है। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय इतिहास के संदर्भ में सामंती व्यवस्था के अनिवार्य तत्व हैं। तो भूमि के नियंत्रण तथा स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय, सामंत तथा उसके अधिपति के बीच स्वामी दास संबंध का बनना। नेक्स्ट आ जाता है, प्रसिद्ध चीनी यात्री फायान समकालीन था। तो चीनी यात्री फायान जो था ये चंद्रगुप्त द्वितीय का समकालीन था। चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्ष से मिला और उसे बौद्ध का उपासक बताया। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, 8वीं शताब्दी के संत शंकराचार्य का महत्व है। तो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 4 धाम स्थापित किए, उन्होंने वेदांत का प्रसार किया, उन्होंने बौद्ध धर्म तथा जैन धर्मों के विस्तार पर रोक लगाई। नेक्स्ट आ जाते हैं, आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म केरल में हुआ था। नेक्स्ट आ जाता है, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कौन से हैं? तो वह हैं जोशी मठ, द्वारका, पुरी, श्रृंगेरी में। कहाँ पर हैं 4 मठ जो स्थित है वो कहाँ पर है? जोशी मठ, द्वारका, पुरी, श्रृंगेरी में। 4 धाम में सम्मिलित हैं। तो 4 धाम में कौन सम्मिलित हैं? तो वह हैं बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी तथा रामेश्वर। नेक्स्ट आता है, छोटा 4 धाम में सम्मिलित हैं। तो छोटा 4 धाम में सम्मिलित हैं गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। नेक्स्ट आ जाते हैं, कवि और शासक। तो रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय, भवभूति कन्नौज के यशोवर्धन, दंडी नरसिंह वर्मन, अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी, कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय और बाणभट्ट हर्षवर्धन। आगे आ जाते हैं, सही सुमेलन है तो भोज धार, दुर्गावती गोंडवाना, समुद्रगुप्त विदिशा और अशोक उज्जैन। नेक्स्ट आ जाते हैं, सही सुमेलन करना है यहाँ पर। भीलसा मध्य प्रदेश, द्वार समुद्र कर्नाटक, गिरनगर गुजरात और थानेश्वर हरियाणा। तो अब आ जाते हैं हम दोस्तों भारत में स्थापित कला, जो कि हम कल देखेंगे। तो आज के लिए यहाँ पर इतना ही। और दोस्तों थोड़ा सा बीच में कुछ डिस्टर्बेंस की वजह से कंटिन्यूस वीडियो नहीं मिल पाए। नेक्स्ट अपडेट आपको एक वीडियो इस पर जरूर मिलेगा और कोशिश मैं करूँगा कि जल्द से जल्द 2 या 3 वीडियो एक डेली करके भी इस पूरी बुक को हम लोग यहाँ पर पूरी तरीके से अच्छे से इसकी स्टडी कर सकें। और आगे आने वाले दिनों में इसी तरीके से हम लोग जो है बुकों की स्टडी को स्टडी करते रहेंगे। जो भी आप चाहते हैं कि कौन सी बुक यहाँ पर आपको नेक्स्ट स्टडी की जाए तो उस बुक के बारे में आप कमेंट नीचे बता सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।